हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विद माइक। तो आज अपने हैश मैप हैश सेट के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 10 करने जा रहे हैं। आज जीएफजी के पीओटीडी में ये क्वेश्चन दिखा मुझे। ठीक है, तो आज काफ़ी टाइम है तो मैंने सोचा बना ही देता हूँ इस पर। कंपनी किसने किसने पूछा है, इसको पूछा है अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गोल्डमैन सैक्स एंड डायरेक्ट आई। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अरे पेयर सम डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम, काफ़ी फेमस कैटेगरी का प्रॉब्लम है ये। ठीक है, गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर्स, आपको एक अरे ऑफ इंटीजर दे दिया है, ये देखो, और एक के नाम का इंटीजर दे दिया है। ठीक है, राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न्स ट्रू इफ ए गिवन अरे कैन बी डिवाइडेड इनटू पेयर्स सच दैट सम ऑफ एवरी पेयर इज डिविजिबल बाय के। ठीक है, मतलब बोलना चाह रहा है कि ये जो गिवन अरे है ना, इसमें जितने भी नंबर्स हैं सारे एक पेयर बन जाए। जैसे मान लेते हैं 9 का पेयरिंग कर दिया मैंने 3 से, और 5 का पेयरिंग कर दिया मैंने 7 से, और हर पेयर में जो 2 एलिमेंट होंगे उनका सम ना के से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर कट यहाँ पता चल गया कि अगर ऑड नंबर, ऑड काउंट हो नंबर का, मतलब मान लेते हैं 1 2 8 6 3, कितने नंबर्स है? 1 2 3 5 नंबर है, साइज है 5, ऑड नंबर है भाई, आप पेयर बना ही नहीं सकते। इन दोनों का पेयरिंग करोगे, एक पेयर ये बन गया, ये अकेला हमेशा बच जाएगा। यानी कि अगर ऑड होंगे नंबर्स, ऑड नंबर होंगे एलिमेंट्स हमारे नम्स में, तो ऑब्वियस सी बात है पॉसिबल होगा ही नहीं। उस केस में हमेशा आंसर फॉल्स करेंगे। ठीक है, मतलब एन अगर ऑड हुआ तो कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप पेयर में डिवाइड कर सको अपने नम्स को, है ना। सारे पेयर आपको बनाने, सारे नंबर को पेयर में डालना है। तो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। तो इवन नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए नम्स में हमेशा, तभी तो पेयर में बन पाएंगे सारे के सारे। ठीक है, अगर ऑड एलिमेंट्स हुए या तो ऑड काउंट बोल लो, ऑड काउंट हुआ तो हमेशा फॉल्स होगा आंसर। ठीक है, अगर ऑड नहीं है, मतलब इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तब चेक करते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं ऐसा पेयर बनाना। ठीक है, देखते हैं। इसमें अगर ध्यान दो, 9 और 3 का एक पेयर बन सकता है, 9 और 3 यूज़ हो गया, और 5,7 का पेयर बन सकता है। तो देखो सारे एलिमेंट्स यूज़ हो गए और पेयर में बट गए। अब सबका सम देख लेते हैं। 9 3 12, 5 7 12, 12 6 के से डिविजिबल है, यस ट्रू। और ये 12 भी 6 से डिविजिबल है, ट्रू, है ना। तो कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिला जो कि डिविजिबल ना हो के से, तो आंसर हमारा ट्रू होगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ट्रू है। ओके, तो मैं लिख देता हूँ आउटपुट इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, और अगर नहीं होता, कोई भी एक ऐसा पेयर मिल जाता जिसका आउटपुट जो के से डिविजिबल नहीं होता, तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। सारे के सारे पेयर का सम डिविजिबल होना चाहिए के से। ठीक है, तो देखते हैं अप्रोच में कैसे लेंगे। तो देखो, सबसे पहला अप्रोच तो किसी के मन में यही आना चाहिए कि जितने पॉसिबल पेयर हैं सारे के सारे ट्राई कर लो, है ना। जैसे मान के चलो, ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है कि मैं आई यहाँ पर हूँ, मैं सभी से पेयर बना के चेक कर लूँगा। 9 का 5 से चेक कर लूँगा, 9 का 3 से चेक कर लूँगा, 9 का 2 से चेक कर लूँगा। ठीक है, मतलब जे आई अगर यहाँ पर है तो जे यहाँ से स्टार्ट किया, 9 का 5 से पेयर किया, जे यहाँ गया 9 का 3 से पेयर किया, जे यहाँ गया 9 का 2 से पेयर किया। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है कि हर एक नंबर किसी एक नंबर के साथ पेयर में होना चाहिए जिसका सम के से डिविजिबल हो। तो सबसे ट्राई मार लेते हैं। अगर आई अभी 9 को पॉइंट कर रहा है तो बाकी सबसे ट्राई मार लिया, 9 5 9 3 9 2। ठीक है, तो पहले देखते हैं 9 5 के साथ, 9 5 14 हुआ इसका सम। क्या ये 6 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये तो पेयर नहीं बन सकता। ठीक है, 9 3 का देखते हैं, इसका सम हो गया 12। क्या ये 6 से डिविजिबल है? यस, अगर डिविजिबल है मतलब ये दोनों पेयर बन सकते हैं। तो 6 और 3 का 9 और 3 का एक पेयर मिल चुका है, यानी कि इसको मैंने टिक मार दिया। ठीक है, अब ऑब्वियस बात है 9 और 3 का जब पेयर बन गया तो फ्यूचर में मुझे इनको यूज़ नहीं करना है ना। मतलब इस 3 का मैं किसी और से पेयरिंग नहीं कर सकता अब, क्योंकि 9 का 3 से पेयर बन चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, कौन कौन से इंडेक्स का हो चुका है काम। इंडेक्स नंबर 0 और इंडेक्स नंबर 2, इनका काम हो चुका है क्योंकि इनकी पेयरिंग हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर जब पेयर बन ही गया तो बाकी एलिमेंट से चेक ही नहीं करेंगे। 9 का 5 से पेयर नहीं बना था, 9 का 3 से पेयर बन गया था, तो मैं इधर ही रोक दूंगा, आगे और चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इससे जब पेयर बन गया तो मैंने लिख लिया कि 0 और 2 का पेयर बन चुका है, इसको दोबारा यूज़ नहीं करना आगे जाएंगे तो। अब आई मेरा यहाँ पर आया। ठीक है, अब जे आगे जाएगा, आगे से चेक करेगा, यहाँ से आई के बाद से चेक करेगा ना जे, क्योंकि वापस जे को 0 से क्यों चेक करवाओगे, है ना, क्योंकि
9 5 हो या 5 9 हो, बात एक ही है ना। तो जे हमेशा i+1 आई के बाद से स्टार्ट होगा, तो जे को i+1 से स्टार्ट किया, ठीक है। अभी ith एलिमेंट कौन सा है, 5 है। देखते हैं 5 का पेयरिंग किससे हो सकता है। जे कहाँ खड़ा हुआ है, इंडेक्स नंबर 2 पे। भाई इंडेक्स नंबर 2 ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, ये देखो, है ना। इंडेक्स नंबर 2 का इंडेक्स नंबर 0 से पेयरिंग हो चुका, तो इसको यूज़ नहीं करेंगे, है ना। इसको हटा दो, जे यहाँ पर आया 5,2। क्या ये दोनों का सम के से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं, तो इसको हम नहीं ले सकते। जे को आगे बढ़ाया तो किसी से पेयरिंग ही नहीं मिला इस 5 का। और क्वेश्चन में बोल रखा है कि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका पेयर नहीं हो पा रहा है किसी दूसरे नंबर से, मतलब पॉसिबल है ही नहीं फिर तो सारे के सारे नंबर्स को पेयर में डालने, है ना, जो डिविजिबल हो जिनका सम के से। तो मैं इधर ही रिटर्न फॉल्स कर दूंगा कि भाई मुझे सारे के सारे पेयर डिविजिबल चाहिए के से। इस बंदे का तो पेयर ही नहीं मिला ना जो के से डिविजिबल है, ठीक है। तो कितना सिंपल है इसका कोड, देखो ब्रूट फोर्स का। तो मैंने क्या बोला कि मैं हर इंडेक्स पर जाके चेक करूँगा, i=0 से i=n i++, ठीक है, ओके। और यहाँ पर एक और इंडेक्स स्टार्ट होगा, j i+1 से, जो i का पेयर ढूंढने निकलेगा, j=n j++, ठीक है। अब हाँ, एक चीज़ ध्यान देना कि सिंस यहाँ पर j जो है i+1 के बाद स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर n-1 कर दो, n-1 तक जाओगे तभी तो j i+1 तक वैलिड होगा, ठीक है, ओके। तो मैंने क्या बोला था कि भाई अगर, सबसे पहले तो यही चेक कर लेंगे कि अगर इफ़ ये जो ith इंडेक्स है वो ऑलरेडी यूज्ड हो चुका है, मैं चेक कर लूँगा यूज्ड ऑफ i अगर ट्रू है, ठीक है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो अरे था ना, मैं इसी साइज़ का एक अरे बना लूँगा, बूलियन अरे 0 1 2 3। स्टार्टिंग में सबको फॉल्स मार्क कर दिया, इसका नाम रखूँगा यूज्ड, कुछ भी नाम रख दो, बट फॉल्स का मतलब क्या है कि अभी वो इंडेक्स यूज़ नहीं हुआ। तो जैसे ये इंडेक्स याद है 0 और 2 की पेयरिंग बन गई थी, मैं इसको ट्रू मार्क कर दूंगा। 0 और 2 को देखो ट्रू मार्क कर दिया, ठीक है। तो मैं यहीं पर ये चेक कर रहा हूँ कि अगर ये यूज्ड i = ट्रू, मतलब ith वाला इंडेक्स ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, तो कुछ करना ही नहीं है ना, कंटिन्यू कर जाओ। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर यूज्ड ऑफ जेथ इंडेक्स भी यूज्ड है एंड = ट्रू है, तब तो कंटिन्यू कर जाओ, नेक्स्ट इंडेक्स को चेक करो। यहाँ तक क्लियर है। और अगर यूज नहीं है तो क्या हमें चेक करना था कि क्या ये नम्स ऑफ आई में जो एलिमेंट है और नम्स ऑफ जे में जो एलिमेंट है, वो दोनों का सम मॉड्यूलो के = 0, मतलब डिविजिबल है क्या के से, उन दोनों का सम अगर है तब तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं क्या करूँगा, यूज्ड ऑफ आई को ट्रू मार्क कर दूंगा कि भाई ये ith इंडेक्स अब यूज़ हो चुका है। क्यों, क्योंकि ये आई और ये जे दोनों पेयर बन चुके हैं, दोनों को ट्रू मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अब आगे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है ना, मैं तो यहीं पर ब्रेक कर दूंगा और यहाँ पर बोल दूंगा कि फाउंड पेयर, मतलब पेयर मिल चुका है, पेयर = ट्रू कर दिया और यहाँ पर ब्रेक मार देता हूँ, क्योंकि आगे और जे इंडेक्स को बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर चेक कर ही लिया है। तो ये जे वाले लूप से मैं निकल जाऊँगा ना, ये जो जे वाला लूप है, ये जे का लूप था, आगे एलिमेंट देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब यहाँ फाउंड पेयर आपको मिल गया, पेयर जब अब मिल ही गया, तो जैसे ही इसे फॉर लूप से आप ब्रेक करके बाहर निकलोगे, तो आप चेक कर लेना कि क्या ये ith एलिमेंट के लिए कोई पेयर मिला है क्या मुझे इस फॉर लूप से, इस ith एलिमेंट के लिए। तो यहाँ पे मैं चेक कर लूँगा कि क्या फाउंड पेयर जो वेरिएबल था = फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो मतलब मुझे कोई भी पेयर नहीं मिला, तो मैं इधर ही से ही रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, क्योंकि कोई भी एक ऐसा ith एलिमेंट, कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसका पेयर ना मिल पाए, है ना, डिविजिबल बाई के जो बना पाए उसके साथ, तब तो आंसर फॉल्स है, क्योंकि मुझे सारे के सारे पेयर चाहिए वैलिड। तो ये पेयर वैलिड मुझे मिला ही नहीं इसके लिए कोई पेयर, तो रिटर्न फॉल्स इधर ही से कर गया, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखो रिटर्न ट्रू, यहाँ पर फाउंड पेयर मैंने ट्रू मार्क कर दिया, तो अब वैसे यहाँ पर यह घुसेगा नहीं इस इफ लूप में। इसका मतलब क्या हुआ कि उस पक्का उस ith इंडेक्स के लिए कोई पेयर मिल गया था, ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। और हाँ, यहाँ पर वो वेरिएबल डिफाइन कर लेना, इसे जे लूप के बाहर ही डिफाइन कर लेना, फाउंड पेयर = स्टार्टिंग में फॉल्स मार्क कर देना, और जहाँ पर अगर मुझे पेयर मिलेगा तो मैं इसको ट्रू मार्क कर दूंगा,
ठीक है। तो फंडा यही है, हम हर एक एलिमेंट का चेक कर रहे हैं कि वो किससे पेयर बना पा रहा है ना। तो यहाँ पर भी देखो, जैसे 9 यहाँ पर आई था, मैंने जे को यहाँ से स्टार्ट किया, 9 5 14 हुआ, वो 6 से डिविजिबल नहीं है। 9 7 16 हुआ, वो 6 से डिविजिबल नहीं है। 9 3 12 हुआ, 6 से डिविजिबल है। तो मैंने क्या किया, इस 9 0 1 2 3 इसे 0th इंडेक्स को और 3rd इंडेक्स को मैंने ट्रू मार्क कर दिया कि ये दोनों अब पेयर बन चुके हैं। ठीक है, ओके। अब आई आगे बढ़ा, अब आई आ गया यहाँ पर। ठीक है, क्या ये ith इंडेक्स यूज हुआ है? नहीं, नहीं यूज हुआ है। ठीक है, जे को i+1 से स्टार्ट करते हैं। क्या ये jth इंडेक्स यूज हो चुका? नहीं, नहीं हुआ है। तो 5 7 12, 12 इज डिविजिबल बाई के है, यस। तो दोनों एक पेयर बन चुके हैं, यानी कि इंडेक्स नंबर 1 और इंडेक्स नंबर 2 भी पेयर बन चुके हैं। तो दोनों को मैंने यूज मार्क कर दिया, दोनों को ट्रू मार्क कर दिया। ठीक है, ब्रेक कर गए। इसके बाद ब्रेक कर गए तो आई आगे बढ़ेगा, ये भी यूज्ड है, आई आगे बढ़ जाएगा, ये भी यूज्ड है, आई आगे बढ़ गया, सब खत्म हो गया। और कहीं पर भी ऐसा केस मुझे नहीं मिला जहाँ पर इनवैलिड पेयर बन रहा था, मतलब पेयर मिल ही नहीं रहा था, है ना। तो रिटर्न फॉल्स कभी करेंगे ही नहीं, है ना। फिर इस फॉर लूप से, इस बाहर वाले फॉर लूप से जैसे ही निकलेंगे हम लोग, ये ith वाला, मतलब सारे एलिमेंट हमने देख लिए। ठीक है, तो लास्ट में रिटर्न क्या करेंगे कि कोई भी इनवैलिड केस नहीं मिला तो लास्ट में रिटर्न ट्रू कर देंगे। इनवैलिड केस मिलता तो इधर ही पकड़ा गया होता ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इधर ही पकड़ा जाता, इनवैलिड केस होता। एक बार भी नहीं पकड़ा है, मतलब बाहर निकल के मैंने रिटर्न ट्रू कर दिया। तो देखो ये मेरा ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। सबसे पहले मेरे मन में यही आया कि भाई सारे पॉसिबल पेयर्स को चेक कर लो। ठीक है, लेकिन अगर आप इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, O(n)² नहीं दिख रहा क्लियर कट, ये रहा O(n)²। एक लूप ये, एक ही लूप ये। उसके बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी तो है, मतलब किसी भी इंडेक्स को विजिट मार्क करने के लिए देखो यूज नाम का एक वेरिएबल यूज़ किया है। ठीक है, तो O(n) में मैंने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ले लिया। लेकिन हाँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप घटा सकते हो, क्वेश्चन में दे रखा है कि नम्स आई में कोई भी एलिमेंट ना नेगेटिव नहीं होगा। हर एलिमेंट या 1 से लेकर 1 से ही स्टार्ट होगा, कोई भी एलिमेंट 0 या -1 ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा ना, जो इंडेक्स यूज़ हो गया ना उसको -1 मार्क कर दूंगा। जैसे 9 और 3 यूज़ हो गया था तो मैंने दोनों को -1 मार्क कर दिया, ताकि फ्यूचर में चेक कर सकूँ कि अगर -1 है तो स्किप मार दो। ठीक है, तो वही है, स्पेस आप घटाने का तरीका है और कुछ नहीं। बट स्पेस प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है यहाँ पर कि हमने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, O(n)²। इसीलिए ये कोड आपको टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा बड़े आराम से। ठीक है, तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जाएं ऑप्टिमल की तरफ, लेकिन हम ये पक्का सोचेंगे कि भाई ऑप्टिमल की तरफ जाएंगे कैसे। थॉट प्रोसेस आपको समझना है, डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं समझना है। ओके, तो चलो थॉट प्रोसेस समझते हैं। तो चलो अब आते हैं इसके ऑप्टिमल अप्रोच पे, थॉट प्रोसेस समझते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि इस एग्जांपल को अभी छोड़ दो, अभी नॉर्मल एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, जनरलाइज वर्जन। क्वेश्चन में क्या कि एक ऐसा पेयर ढूंढ के दिखाओ A, B सच दैट दोनों का जो सम है ना वो मॉड्यूलो के वो 0 होना चाहिए, मतलब डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि अगर A+B मॉड्यूलो के 0 है ना, तो अगर A मॉड्यूलो के निकालोगे तो जो भी रिमाइंडर आएगा R1, और B मॉड्यूलो के निकालोगे जो भी रिमाइंडर आएगा, मान लेते हैं R2, तो हमेशा पता है क्या होगा, ये जो R1 + R2 है ना वो K के बराबर होगा, गारंटी है ये। ठीक है, एक आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। मान लेते हैं आपका A जो है वो 9 है और B जो है वो 3 है और K जो है वो 6 है। ठीक है, तो देख लेते हैं, 9 + 3 मॉड्यूलो 6, ये मेरा 0 के बराबर है। सही बात है, 12 / 6 0 होता है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, आप चेक कर लेते हैं, वेरीफाई करते हैं। 9 A मॉड्यूलो K यानी कि 9 मॉड्यूलो 6 कितना आया देखो तो 3 आया रिमाइंडर। ठीक है, और उसके बाद B क्या है मेरा 3 है, यानी कि 3 मॉड्यूलो 6 रिमाइंडर क्या आया, इसका भी रिमाइंडर 3 आया। दोनों का सम करो। ठीक है, दोनों का सम, जो रिमाइंडर का सम करो, देखो K के बराबर आ गया, 6 के बराबर। ठीक है, ये हर बार आप चाहे कोई और भी एग्जाम्पल देख के देख लो, बट मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ कि आपको मैथमेटिकली इसको प्रूफ करना है। ठीक है, मतलब मैथमेटिकली क्या प्रूफ करना है कि अगर A+B जो है वो डिविजिबल है K से, मतलब K × Z है, मान के चलो इक्वेशन 1। थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ, और A जो है K से डिवाइड हुआ, मान लेते हैं X आया और रिमाइंडर छोड़ता है R1, और B जो है K मॉड्यूलो नहीं K × X, और यहाँ पर K × Y मान लेते हैं, +R2।
ये तीन इक्वेशन है। हमें क्या प्रूफ करना है कि ए का जो रिमाइंडर है R1 है ना, ए को अगर के से डिवाइड कर जाए, अगर रिमाइंडर R1 आता है और ए प्लस बी डिविजिबल है के से, तो R2 जो है ना, या फिर R2 प्लस R1 जो है वो के बराबर होगा। ये आपको मैथमेटिकली प्रूव करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप कर सकते हो साइड में अपने नॉलेज के लिए। बट ये हर बार होगा जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि अगर ए मॉड्यूलो के R1 है और बी मॉड्यूलो के R2 है और प्लस बी जो है वो डिविजिबल है के से, ठीक है, तो पता है क्या होगा कि अगर ए से डिवाइड होने पर के का रिमाइंडर R1 आता है, तो बी से डिवाइड करोगे ना के को, तो जो R2 आएगा ना रिमाइंडर, वो एक्चुअली में क्या होगा, के माइनस R1 के बराबर होगा। के माइनस R1 करोगे तो ये R2 के बराबर हो जाएगा, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू के। ठीक है, इसका कंक्लूजन क्या निकला, जैसे मान के चलते ये नंबर N9 है, 9 मॉड्यूलो अगर मैं के करूँ, के की वैल्यू 6 है तो आया 3। तो मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए, कोई ऐसा नंबर है जिसका मैं मॉड्यूलो के करूँ, कोई भी एक ऐसा नंबर, वो किसके बराबर आ जाए, के माइनस 3। ये 3 क्या है, R1 है ना, मतलब उसका रिमाइंडर के माइनस 3 के बराबर आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? तो देखते हैं कौन है ऐसा नंबर। 5 का अगर मैं मॉड्यूलो करता हूँ के से, तो 5 आता है रिमाइंडर, जो कि के माइनस 3 के बराबर नहीं है। के माइनस 3 कितना होगा, 3 होगा। तो कौन है ऐसा नंबर है जिसका मॉड्यूलो के से करने पर 3 आता है, ना इसका आता है, ना इसका आता है, इसका आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो यहाँ पर वो नंबर 3 है, मतलब ये बंदा और ये बंदा पेयर बना सकता है। 9,3 देख रहे हो, दोनों का सम अगर आप करोगे 12 आएगा और वो 6 से डिविजिबल है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर देखते हैं, इस 5 को देखते हैं। 5 मॉड्यूलो 6 करने पर कितना रिमाइंडर आ रहा है, 5। ये है मेरा R1। ठीक है, अब कौन ऐसा बंदा है एक्स जिसका रिमाइंडर मॉड्यूलो 6 करने पर कितना आ जाए, के माइनस 5, यानी कि 6 माइनस 5 दैट इज़ 1। ठीक है, तो देखते हैं कौन ऐसा बंदा, ये 7 वो बंदा है, यानी कि 7 मॉड्यूलो 6 करोगे ना तो रिमाइंडर आता है 1, यानी कि पक्का 5 और 7 जो है ना, 7 इन दोनों का सम करोगे तो मॉड्यूलो 6 से 0 आएगा। सही बात है, 7 5 12, 12 मॉड्यूलो 6 0 होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो हमारा अप्रोच काफ़ी सिंपल हो गया है। अगर आप देखो तो क्या था, 9 5 7 3, ये हमारा अरे था और के था हमारा 6। तो देखो मैं क्या करूँगा, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 आई यहाँ पर है, तो मैं क्या करूँगा, पहले सबसे पहले तो R1 निकालूंगा। रिमाइंडर क्या है भाई, 9 मॉड्यूलो 6, के से डिवाइड कर रहा है, मॉड्यूलो निकाल रहे हैं, तो 3 आ गया। अब मैं ये चेक करूँगा कि के माइनस 3, के माइनस R1 मुझे कभी दिखा था पास्ट में, कोई नंबर ऐसा दिखा था पास्ट में जिसका रिमाइंडर के माइनस 3 था? तो अभी तक तो नहीं दिखा था, ये तो पहले ही नंबर मैं देखा हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कोई बात नहीं, रिमाइंडर अभी मेरा 3 है, जो अभी मुझे फर्स्ट टाइम मिला है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आया मैं, अब ये क्या है भाई, 5 है, तो 5 मॉड्यूलो 6 करूँगा तो आएगा रिमाइंडर 5। तो क्या कोई ऐसा बंदा पास्ट में मैंने देखा है जिससे मॉड्यूलो के किया था तो रिमाइंडर के माइनस 5 दैट इज़ 6 माइनस 5 दैट इज़ 1 आया था? नहीं, अभी तक सिर्फ मुझे ये रिमाइंडर 3 दिखा है पास्ट में। ठीक है, कोई बात नहीं, तो अभी जो मुझे रिमाइंडर 5 मिला था उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, मेरा आई आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं 7 मॉड्यूलो 6 आ गया, कितना, 1 आ गया। तो मैं देखना चाहता हूँ कि पास्ट में मैंने कोई ऐसा नंबर देखा है जिसका रिमाइंडर के माइनस R1 है, यानी कि 6 माइनस 1 दैट इज़ 5। यस, पास्ट में एक नंबर था, ये रहा, पास्ट में एक नंबर था जिसका रिमाइंडर ऐसा कुछ था, है ना, 5 के बराबर था। इसका मतलब करंट जो नंबर है 7, पास्ट में जो नंबर था जिसका भी रिमाइंडर ये 5 था, कौन नंबर था जिसका रिमाइंडर ये 5 था, ये था ना, इसका रिमाइंडर के से डिवाइड करने पर मॉड्यूलो 5 आया था। पक्का ये 7 और वो 5 जुड़कर के से डिविजिबल होगा। देख लेते हैं, 7 5 12 मॉड्यूलो 6 0 आता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो सिंस इस 5 का एक जोड़ा मिल चुका है ना, ये जो 5 है और अभी मुझे एक और एक मिला, ये दोनों एक जोड़ा मिल गया, यानी कि इस 5 को मैं हटा देता हूँ कि एक जोड़ा मिल चुका है। ठीक है, ठीक है। अब मैं आई आगे बढ़ता हूँ, ये 3 है ना, तो मैं करता हूँ 3 मॉड्यूलो 6, कितना आया, रिमाइंडर 3 आया। ठीक है,
तो मैं एक ऐसा नंबर ढूंढना चाह रहा हूँ जिसका k से डिमोड्यूलो करने पर 6 - 3 आया हो, है ना, यानी कि k - R1 आया हो, यानी कि 6 - 3 दैट इज़ 3। तो कोई ऐसा नंबर था? यस था। देखो मैंने रिमाइंडर यहाँ स्टोर कर रखा है। कोई नंबर था जिसको जब मैंने मॉड्यूलो k किया था ना तो रिमाइंडर 3 आया था, ये रहा। तो पक्का वो वाला नंबर यानी कि 9 और अभी वाला नंबर 3, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 6 होगा। और सही बात भी है भी, यानी कि ये 3 का भी एक जोड़ा मिल गया, तो इसको भी मैंने हटा दिया। ठीक है, अब आई आगे बढ़ा, आई ख़त्म। अब देखो यहाँ पर कोई है ही नहीं, सब खत्म हो गया, है ना। तो ये रिमाइंडर जहाँ मैं स्टोर कर रहा था, यहाँ क्या करोगे, एक सेट ले लेना, अनऑर्डर्ड सेट ले लेना, या तो मैप ले लेना, कुछ भी ले लेना स्टोर करने के लिए सारे रिमाइंडर्स को। ठीक है, पर सबसे ज़रूरी चीज़ यही थी कि आपको ये जानना ज़रूरी था कि अगर ए मॉड्यूलो बी R1 है और सॉरी ए मॉड्यूलो के R1 है और बी मॉड्यूलो के R2 है, और अगर a प्लस बी का दोनों का सम मॉड्यूलो के इक्वल टू 0 मतलब डिविजिबल है, तो पता है इसका मतलब क्या होगा कि R1 + R2 के बराबर होगा, है ना। तो अगर आपको सिर्फ R1 भी पता है तो दूसरे का रिमाइंडर आप आराम से निकाल सकते हो k - R1 करके। ठीक है, तो उसी प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर यूज़ किया है ना। तो देखो इतना थॉरो समझने के बाद आप कोड बहुत आसानी से कर सकते हो, बिना देखे ज़रूर कोड करना, वरना चलो अभी हम लोग कोड लाइव करते हैं। ओके, बढ़ने से पहले एक और चीज़ कोड देख लो यहाँ पर, कॉर्नर केस। ठीक है, जो आप खुद पता कर सकते थे अगर आप सबमिट कर देते पुराना वाला कोड जितना अभी तक मैंने समझाया है, तो आपको एक केस फंसता, वहाँ से खुद समझ में आ जाता आपको, बट स्टिल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं आई आया मेरा, मैंने क्या किया 6 मॉड्यूलो k किया, कितना हुआ 6 मॉड्यूलो 6, रिमाइंडर आया 0 यानी कि R1 मेरा 0 है। तो मैं क्या चेक करता था कि क्या पास में मैंने ऐसा कोई नंबर देखा जिसका मॉड्यूलो कितना आया था k - R1। तो k मेरा कितना है 6, 6 - R1 है मेरा 0, तो 6। तो आपको एक बात बताओ, कोई भी नंबर को अगर आप k से डिवाइड करोगे ना तो मॉड्यूलो जो है ना, जो रिमाइंडर है वो 0 to k - 1 ही आ सकता है, कभी रिमाइंडर k के बराबर ही नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पर देखो रिमाइंडर k के बराबर आ रहा है, मतलब ये कॉर्नर केस है आपका। भाई आप किसी भी नंबर को मान लेते हैं 5 है, इसको आप 10 से डिवाइड करो तो जो रिमाइंडर है ना, जो रिमाइंडर है मतलब किसी भी नंबर को आप k से डिवाइड करो, कोई भी नंबर ले लो x मॉड्यूलो k, तो जो रिमाइंडर है वो 0 से k - 1 तक ही आ सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो रिमाइंडर जो है k - R1 वो 6 आ रहा है, तो 6 किसी का रिमाइंडर हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि अभी जो नंबर है 6, ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल है ना k से, मतलब इसका रिमाइंडर देखो 0 आ रहा है R1। तो हमें एक और ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो कि कम्प्लीटली डिविजिबल हो, मतलब एक ऐसा नंबर पास्ट में जो कि जिसका रिमाइंडर 0 आया हो k से डिवाइड होने पर। ठीक है, तो अभी तक तो ऐसा है नहीं, तो मैंने क्या किया यहाँ पर रिमाइंडर 0 अभी सेट कर दिया, अपने सेट में डाल दिया कि एक 0 नाम का रिमाइंडर है मेरे पास। ठीक है, ओके। अभी आई जब यहाँ पर आया तो देखा कि अच्छा ये 12 जो है मॉड्यूलो के 0 के बराबर है ना, क्योंकि रिमाइंडर है 0 है, डिविजिबल बाई 6 है, तो आया रिमाइंडर 0। तो मैं ये नहीं चेक करूँगा कि k - R1 कितना हुआ भाई, 6 - 0, 6 नहीं चेक करूँगा, 6 रिमाइंडर आ ही नहीं सकता। किसी भी चीज़ को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 से k - 1 तक ही आ सकता है। ठीक है, तो मैं ये नहीं चेक करेगा, जब भी मेरा रिमाइंडर 0 आएगा ना तो मैं ये चेक करूँगा कि क्या पास में कोई ऐसा नंबर था जिसका रिमाइंडर 0 आया था k से डिवाइड होने पे। हाँ था, ये रहा, रिमाइंडर है तो सेट पे, तो मतलब पास में पक्का कोई ऐसा नंबर रहा होगा। ठीक है, तो उसको मैं, उसका जोड़ा बन गया इससे, तो उसको मैं सेट से हटा दूंगा, है ना। और सही बात है, ये 12 और ये 6 दोनों का सम जो है 18 आता है, जो कि मॉड्यूलो 6 = 0 है। यहाँ तक क्लियर है। तो बस ये कॉर्नर केस था कि अगर डिविजिबल बाई 0 k आ जाए किसी का भी रिमाइंडर, तो आपको दूसरा जो उससे जिससे वो पेयरिंग कर सकता है वो भी k से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो चलो जल्दी से कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। इसका कोड करते हैं। सिमिलर जावा कोड आपको मिल जाएगा मेरे गिटहब लिंक में, जो कि डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। एकदम एग्जैक्ट सेम जावा कोड होगा, इसीलिए आपको दिक्कत नहीं होगी उससे। ठीक है, nums.size निकाल लिया। ठीक है, और हाँ एक बात मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर n मॉड्यूलो 2 = 1 है, मतलब ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तब तो पेयर बन ही नहीं सकता ना, एक एलिमेंट बच ही जाएगा लास्ट में, तो उस केस में फॉल्स कर दो, क्योंकि आपको सारे के सारे नंबर पेयर में चाहिए ना, सभी का एक जोड़ा चाहिए आपको। अनऑर्डर्ड सेट इंट st, इसमें क्या स्टोर करेंगे, स्टोर रिमाइंडर्स, है ना। ओके, फॉर इंट i = 0, i <n i++, सारे नंबर्स के पास एक एक करके जाएंगे। पहले R1 निकाल लेते हैं, रिमाइंडर 1,
यानी कि नम्स ऑफ आई मॉड्यूलो के, ये R1 निकल गया। और जो दूसरा मुझे R2 निकालना है वो क्या होना चाहिए, K माइनस R1 होना चाहिए, ये तो मैंने बोला था। तो बस मुझे ये चेक करना है कि R2 था क्या पास्ट में कभी, एस टी डॉट फाइंड R2 किया, अगर नॉट इक्वल टू एस टी डॉट एंड किया मतलब मिल गया R2 हमें सेट में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, क्या करेंगे, तो R2 रिमाइंडर को हटा देंगे क्योंकि उसका जोड़ा मिल चुका है करंट ith एलिमेंट के रिमाइंडर से, ठीक है। तो एस टी डॉट इरेज R2 को याद करो डिलीट कर देते थे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान दो, अगर ऐसा नहीं है तो करंट रिमाइंडर को मैं क्या करता था, डाल दिया करता था, एस टी डॉट इंसर्ट R1 को डाल दिया करता था, ताकि बाद में कोई ऐसा नंबर मिले ताकि उससे मैं मैच कर सकूँ इसका, है ना। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, करंट रिमाइंडर R1 है और एक ऐसा नंबर ढूंढना चाह रहा हूँ जिसका रिमाइंडर K माइनस R1 आया था। तो अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, R2 को मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये पास्ट में था कहीं पर स्टोर्ड, मैंने कर रखा होगा इसको, तो इसको इरेज कर दिया क्योंकि उनका पेयर मिल चुका है। और अगर नहीं मिला पेयर तो अभी करंट रिमाइंडर को मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। इसी तरह जब इरेज करेंगे तो पूरा का पूरा सेट जब पेयर अप हो जाएगा तो ऑब्वियस बात है सारे के सारे इरेज हो चुके होंगे, तो पूरा का पूरा सेट खाली हो चुका होगा। तो हमें बस ये चेक करना है कि एस टी का साइज़ जो है ना वो 0 हो जाना चाहिए, मतलब ऑल मैच फाउंड एंड रिमूव्ड फ्रॉम सेट, सारे मैचेस मिल गए तभी तो सेट से रिमूव हो चुके होंगे। तो अगर साइज़ 0 है मतलब सारे के सारे पेयर मिल चुके थे और हमने यहाँ पर इरेज कर दिया था उनको, ठीक है। तो बस हमें ये चेक करना है। लेकिन याद करो एक कॉर्नर केस था जो मैंने बोला था कि अगर मान लेते हैं मेरा रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है, तो उस केस में हमें क्या चेक करना है, एक ऐसा नंबर चेक करना है जिसका भी रिमाइंडर 0 आया हो पास्ट में। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर R1 इज इक्वल टू 0 निकल गया तो हमें बस ये चेक करना है कि क्या एस टी डॉट फाइंड 0 पास्ट में कभी था क्या, नॉट इक्वल टू एस टी डॉट एंड, ठीक है। अगर ऐसा था, एक सेकेंड, हाँ, अगर करंट R1 0 है मेरा तो हमें बस क्या चेक करना है कि पास्ट में मैंने कोई और ऐसा नंबर देखा था क्या जिसका रिमाइंडर 0 रहा होगा और मैंने सेट में उस रिमाइंडर को डाला था। अगर डाला था तो सही बात है, उसको इरेज कर दो, एस टी डॉट इरेज, उस रिमाइंडर 0 को मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस, लेट्स सी। इंडीड यस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी डाउट होता है रेदर इन द कमेंट सेक्शन, ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।